चलिए जी सर, बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सेशन की। अनफॉर्चुनेटली वो बारिश की वजह से मैं फिजिकल नहीं ले पाया, बट ये है कि आप यहाँ पर हैं तो हम सब साथ हैं। चलें जी, शुरू करें भाई। रिपोर्ट रिवाइज करके आए हो ना तुम प्रॉपरली, सारे बच्चे? यस, ओके, चले मैं रीड कर लेता हूँ। पहला सवाल है, मतलब यू शुड टेक योर प्रॉपर टाइम अकॉर्डिंगली। देखो इस पर लिखा हुआ है, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ जिया याकूब एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सही है जी। वो लिख के देता है, यू हैव आस्क्ड असलम, वन ऑफ द टीम मेंबर असाइंड ऑन द ऑडिट ऑफ ब्लैक शुगर लिमिटेड, टू ड्राफ्ट द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मई 2018। सही है जी। उसने किया ये है कि भाई ड्राफ्ट करने के लिए दी है ऑडिट रिपोर्ट। आगे, द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ड्राफ्ट रिपोर्ट आर एज फॉलोज, यानी आपने उसको भाई सिंपल सी बात है, रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए दी और वो ये आपके सामने ये नमूना लेकर आया है। अच्छा, एडवर्स ओपिनियन की हेडिंग है और नीचे लिखता है, इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट of the matter described in basis for adverse for opinion section of our report, the accompanying financial statements present fairly in all material respects the financial position और XYZ, ये सारी चीजें। सही है जी। पहली चीज ये लिखी हुई। दूसरी चीज, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में लिखता है, कंपनी का स्टोर एंड स्पेस है जो कि कंसिस्ट करता है कैपिटल स्पेस ऑफ मशीनरीज फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन ऑफ शुगर ड्यूरिंग द क्रश सीजन। These are carried at lower of cost और NRV as per IS2। सही जी, कंपनी का ये स्पेयर पार्ट्स हैं मशीनरी के। अच्छा, द कंपनीज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज रिफ्यूज टू रिक्लासिफाई इट एज द कैपिटल स्टोर्स एंड स्पेयर एज पर IS16। यानी इस बात को समझें कि भाई आपके पास जो कैपिटल स्टोर्स एंड स्पेयर होते हैं ना, लेट से मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी के लिए उसके स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या वो मेरी इन्वेंट्री में आएंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे? जल्दी बताओ। हाँ जी, इन्वेंट्री में आएंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे? जो स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं मैंने, बिल्कुल अब्दुल, अभी शुरू हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे ना, IS16 में आएंगे, क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। और इन्वेंट्री में कौन से आते हैं? जल्दी बताओ, इन्वेंट्री में कौन से आते हैं? इन्वेंट्री में कौन से आते हैं? जो कि आपने अपने, नहीं रेवेन्यू नहीं, इन्वेंट्री में आते हैं जो कि अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखे हुए हों। तो क्या ये स्पेयर पार्ट्स आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखे हुए हैं? पहला सवाल, जल्दी बताओ, यस और नो। नहीं, आपने अपने उसको पीपी में यूज करने के लिए रखे हुए हैं, तो वो IS16 में क्लासिफाई होना चाहिए ना। उसकी मेजरमेंट कॉस्ट पे होनी चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे, सर कॉस्ट पे होनी चाहिए। क्लियर है? आगे, अब आगे सुनिएगा। वो कहता है, वी वेरीफाइड द कंपनीज रिकॉर्ड्स एंड असर्टेन कंक्लूसिवली द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्पेयर एट ₹100 million. Had the management stated them as capital spares, non-current assets would have been increased by 100 million and consequently current assets would have reduced by same amount। क्या ये बात मानते हो कि इसकी क्लासिफिकेशन का मसला है? क्या ये बात मानते हो इसकी क्लासिफिकेशन का मसला है? ऐसा है? और क्लासिफिकेशन का मसला भी आप मुझे बताएं, क्या क्लासिफिकेशन का मसला भी एक मिस स्टेटमेंट होती है? यस और नो में जवाब दो। हाँ भाई, क्या क्लासिफिकेशन का मसला भी एक मिस स्टेटमेंट होती है? डेफिनेटली यस सर, होती है। हमने सीखा हुआ है। आगे, फिर नीचे लिख के देता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 2 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच डिस्क्राइब the early adoption of IFRS 2. However, due to time limitations, certain disclosure required by IFRS 2 could not be provided in the financial statements. Our opinion is not modified in this respect. अच्छा जी, रिक्वायरमेंट ये है, जानिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है ऑडिट रिपोर्ट को जो कि असलम भाई ने ड्राफ्ट की है, और उसमें गलतियां निकालनी है। बात क्लियर है? आपका समय शुरू होता है अब, बड़ा क्रिटिकली सोच के इसको करना। सही है जी, बिल्कुल टाइम लगा के अच्छे से, जल्दी से।
हाँ भाई, इसमें कोई मसला दिख रहा है आप लोगों को? ये उसने लिखा है ये एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर। अच्छा जी, तो आप मुझे ड्राफ्टिंग करके बताएंगे पहले कि इसमें ये क्या मसला है। पॉसिबल इफेक्ट्स आना है, चलो लिखो लिखो, लिख के बताओ, लिख के बताओ। अच्छा जी, .1 सही है। व्हेन वी गिव, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, स्क्रीन आ रही है आप सबके पास? जानी स्क्रीन आ रही है? ओके जी, यहां पे हम कर लेते हैं। मैं लिखूं व्हेन वी गिव एडवर्स ओपिनियन, वर्डिंग्स ऑफ adverse opinion section should be like because of the significant of the matters described in basis for adverse opinion section। ऐसा ही है। instead of except for the effects, paragraph drafted here suggests modification that relates to qualified opinion। हाँ भाई पाओ, पहले बताओ ये बात समझ आई? हमने क्या लिखा, .1 हमने निकाला है इसमें, व्हेन वी गिव, जब भी हम एडवर्स ओपिनियन देते हैं, हमारी वर्डिंग कुछ इस तरीके से होती है कि बिकॉज of the significance of the matter described in basis for adverse opinion section instead of except for the effects, paragraph drafted here suggests modification that relates to qualified opinion। यानी बात क्लियर है? यानी जो अभी ड्राफ्ट होके आपको मिला है वो सजेस्ट कर रहा है मुझे कि वो कौन सा ओपिनियन है जानी। हाँ जी, कौन सा ओपिनियन सजेस्ट कर रहा है? क्वालिफाइड ओपिनियन। चलें जी। अच्छा, अब .2, बहुत बारीक है, बहुत बारीक चीजें, अगर आप वो पिक कर पाए। सोचें, .2 इस सवाल में मैं आपके स्क्रीन पे फिर से लेके आता हूं। हाँ जी, सोच क्या, .2 आप लोगों ने देखना है। In adverse opinion section, it should be have written as follows: we have audited the name of the entity and title of the financial statements। वेरी गुड गौतम, एक ही बच्चे ने पिक किया है, जानी एक ही बच्चे ने पिक किया है, एक ही बच्चे ने पिक किया। बहुत ही बारीक चीज थी। Here it is not mentioned that financial statements do not give true and fair view in accordance with applicable फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखो कितनी बारीक बात है। हम ये बोलते हैं ना कि भाई इसके तहत बने हुए, उसने तो ये बताया ही नहीं है कि इसके तहत बने हुए। उसने आपको ये तो बता दिया कि भाई हाँ यार, मेरी बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो में मसले हैं,
बट भाई किसके तहत मसले हैं? वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत नहीं बने हुए। ऑनलाइन वालों पहले बताओ, ये बात समझ आई? यानी इस सवाल के अंदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बताया हुआ। इस सवाल के अंदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बताया हुआ, जो कि बताना चाहिए। देखो ना, ये लिखा हुआ, अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पे आखिर में लिखते हैं इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसके तहत वो बनाया हुआ है। तो ये मिसिंग है, मतलब ये सही नहीं है। सर आई बिलीव कि यहां तक तो बात हो गई, यहां तक तो बात हो गई। अब आ जाओ बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पे। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पे सोच के लिखना। मैं तुम्हें हाईलाइट करके देता हूं, फिर इसकी ड्राफ्टिंग करके बताओ मुझे। ये एक मसला है। सही है जी, ये एक मसला है, ये एक मसला है। बाकी तो सही है, क्योंकि जब हम एडवर्स ओपिनियन या अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं तो फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी बताते हैं कि भाई ये इम्पैक्ट आएगा अगर ये नहीं किया तो। वो तो बिल्कुल सही किया हुआ है इसने। हमने एडवर्स दिया है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, और सेकंड हम कह रहे हैं कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली। नहीं, वो तो हमने बता दिया ना फैजान, वो तो हमने बता दिया ना, देखो ये रहा। वो तो जानिए, हम बता चुके हैं ना कि ये वर्डिंग लिखनी है। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सही है, वो तो हमने बता दिया ना। वो अलग से बताया, ये रहा। Here it is not mentioned that the financial statements do not give true and fair view in accordance with applicable financial reporting framework। दूसरे में कवर कर लिया ना हमने। पॉइंट 3। हाँ जी, क्या मसला लग रहा है इसमें आप लोगों को? ये बड़े नेक्स्ट लेवल सवाल है, ये आपके इसमें आए नहीं है। क्वेश्चन स्क्रीन आ गई वापस, क्वेश्चन स्क्रीन आ गई। स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन शुड नॉट कैरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। गलत। देखो मेरी बात सुनो, सब अब गलत डायरेक्शन में ले गए आप लोग, इधर सुनो। तभी तो कहता हूँ ऐसा सवाल आ गया ना एग्जामिनर दिमाग घुमा देगा। सुनो, तभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इधर देखो। नॉर्मल सवाल में कराता आप लोग कर लेते, वो भी कराऊंगा दिल की तसल्ली के लिए। सुनो, मुझे बताओ, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में मैं सीएफओ का नाम यूज कर सकता हूँ? सोचो, सीएफओ का नाम यूज कर सकता हूँ? क्या सीएफओ मना कर रहा है? हाँ, बस जल्दी बताओ। सीएफओ का नाम यूज कर सकता हूँ? भाई सीएफओ का नाम यूज करना मतलब उसको डिफेम करने वाली बात है। ये कंपनी पे लीगल केस हो सकता है कि किसी को आप डिफेम कर रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पे नहीं लिखी जाती हैं। आप देखें हमने कितने सवालात किए, उसमें हमने ये थोड़ी ना कहा बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में। देखो सुनिएगा, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में आप ये बताते हैं कि मिस स्टेटमेंट क्या है और उससे इम्पैक्ट क्या क्या आएगा। पहले बताओ, ये बात मानते हो मेरी? बेसिस फॉर एडवर्स में क्या बताते हैं जानी, जल्दी बताओ। क्या बताते हैं? कि भाई गलती क्या है और उससे इम्पैक्ट क्या क्या आएगा, यही बताते हैं ना। आप मुझे बात का जवाब दें, इसके अलावा हम क्या बताते हैं? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई कंपनी का सीएफओ जो है वो मना कर रहा है। तो टेक्निकली बच्चों, जब कंपनी का सीएफओ मना कर रहा है तो वो आपको, आप तो टेक्निकली उसको डिफेम कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, यहां पे लिख लेते हैं, इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन वी कैन नॉट राइट नेम ऑफ सीएफओ टू डिफेम हिम।
हाँ भाई, क्या ये बात सही है? जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले ये बात समझ आई कि मैं सीएफओ का नाम नहीं ले सकता उसको डिफेम करने के लिए? देखो खुद सोचो। अब एक बात बताओ, आप ऐसे तो 10 लोगों से बातें की होंगी, आप बोलोगे ये सारी बात नहीं मान रहे थे। भाई आप बताएं कि मसला क्या है, मिस स्टेटमेंट क्या है, उससे इम्पैक्ट क्या आएगा, कहानी खत्म, दैट्स इट। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन बता रहे हो, बेसिस फॉर डिस आर्ग्यूमेंट नहीं बता रहे हो कि किससे हुआ था। सही है, बिल्कुल किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकते। अल्लाह करे ऐसा सवाल आ जाए तुम लोगों को, आएगा ये फिर। सही है। अच्छा अब एक और चीज, एक और चीज आ जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोगों ने पिक करना है। अभी मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताओ। देखो इसमें एक और चीज लिखी हुई है, इसमें एक और चीज लिखी हुई है। वी वेरीफाइड द कंपनीज रिकॉर्ड्स एंड असरटेन कंक्लूसिवली द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्पेस। हाँ भाई, उसने प्रोसीजर बताया हुआ है, जल्दी बताओ, उसने प्रोसीजर बताया हुआ है। हाँ जी, प्रोसीजर बताया हुआ उसने भाई। इस पे क्या लिखेंगे, इस पे क्या लिखेंगे? प्रोसीजर बताया हुआ है मेरी जान, प्रोसीजर बताया हुआ है इसने, इसमें क्या लिखेंगे? हाँ जानी, इस पे क्या लिखेंगे बताओ, सोच के। प्रोसीजर बताया हुआ है। अच्छा वैसे आज हम ये कर सकते हैं कि किसी का माइक खोल लें, कोई अगर बोलना चाहे। कोई है वॉलंटियर? जिडियन बोलोगे? अल्लाह करे आवाज आ जाए। ये लैपटॉप का पता नहीं है जिसमें मेरा माइक निकालना पड़ेगा। प्लीज नो, ओके। ऐसे कह रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आएगा, अभी अभी इसने याद किया है। क्या कमांड यार, प्रैक्टिस करो, मैं तो पागल हो जाऊंगा प्रैक्टिस करा करा के। बोलो कौन बोलेगा, कोई सुनाएगा? क्या यार जानी, हर्ट कर दिया तुमने। यार मुझे एक बात बताओ, आप सब ने की ऑडिट मैटर पढ़ा है? जल्दी बताओ जानी, की ऑडिट मैटर पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ जल्दी बताओ, की ऑडिट मैटर पढ़ा है, हाँ या नहीं? प्रोसीजर्स में कहाँ लिखता हूँ, प्रोसीजर्स में कहाँ लिखता हूँ, कहाँ लिखता हूँ मैं? कैम में। कभी भी मैं बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में, खुद सोचो, मैं बेसिस बता रहा हूँ मेरे एडवर्स ओपिनियन की बेसिस क्या है। वहां पे मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये काम किया, इसके ऊपर काम नहीं बताना होता आपने, काम नहीं बताना होता आपने। सही है जी। और आपने एक और चीज लिखी हुई है, हमने कॉन्क्लूसिवली असरटेन की है। क्या आप कंक्लूड करते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस देते हैं? हाँ जी। क्या आप कंक्लूसिव एविडेंस लेते हैं या रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं आप? रीजनेबल एश्योरेंस। मसले मिले, मसले मिले तो देखो इसमें लिखा हुआ है, वी वेरीफाइड द कंपनीज रिकॉर्ड्स, वी वेरीफाइड द कंपनीज रिकॉर्ड, ऐसा ही है। तो हम सर यहां पर वेरी गुड परसुएसिव देते हैं, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो हमने कहा सर पॉइंट 4, here in adverse opinion section, procedures performed have been written which should only be the case when we give। हाँ भाई, कौन सा पैराग्राफ, जल्दी बताओ। when we give key audit matters, very good। further, further we cannot obtain conclusive evidence, we can only obtain persuasive evidence। कि हाँ भाई देख के लगे कि सही है, आप ये नहीं कह सकते पक्का सही है, तभी तो आप देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। पहले बताओ ये बात समझ आई कि एडवर्स ओपिनियन के सेक्शन में आप भाई प्रोसीजर क्यों लिख रहे हो, आपने क्या काम किया है? आपने जब काम कर लिया, वो सारी चीजें, जैसे एक बच्चे ने अच्छा कहा था, जो काम आपने किया है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रिपोर्ट करोगे। मुझे एक बात बताओ, ऐसा है? जल्दी बताओ, आपका काम कहाँ रिकॉर्ड होता है, जल्दी बताओ। डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर दे चुका हूं, जल्दी बताओ कहाँ रिकॉर्ड होता है? भाई आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि वहां क्या काम काम किया है, उसके ऊपर जो आपका कंक्लूजन आता है, फिर एविडेंस आता है, वो सारी चीजें। यानी वो बोलता है ना आपको कि ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए हैं वो लिखो, उससे एविडेंस क्या मिला वो, कि उससे कंक्लूड क्या किया वो लिखो।
तो वो सारी चीजें वर्किंग पेपर्स में आती हैं भाई, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आती है। यहाँ क्यों चिपका रहा हूं मैं सिवाय कैम के? क्योंकि की ऑडिट मैटर ऐसे मैटर होते हैं जो आपकी जजमेंट में शेयर होल्डर को पता होने चाहिए, जो आपने 2-4 विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए हैं। बात क्लियर है? चलें जी, मुझे एक बात बताओ, चौथे पॉइंट पे कोई मसला है? अच्छा, और मुझे सारे बच्चे एक साथ बताओ, अगर अल्लाह ना करे ऐसा सवाल आता है, अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या ये कोर्स के बाहर है? सवाल मेरा आपसे ही है। नहीं सर, कोर्स के बाहर नहीं है भाई, विद इन पैरामीटर्स है, पर आपने कभी सोचा ही नहीं ना ऐसे। तभी तो मैं कहता हूँ इतने सवाल करो, पागल हो जाओ, जो मैं करवा भी रहा हूँ। आउट ऑफ द माइंड है, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। मजा आ गया, जज़ाकल्लाह जी। अब आगे आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलिए जी, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, सारे बच्चे यहाँ पे देख के। अब आगे लिखा हुआ है अगर मैनेजमेंट ये सही कर लेती तो इसकी फिगर्स ये होती, ये तो बताते हैं ना, ये तो बताते हैं ना कि अगर ये सही हो जाता तो इम्पैक्ट यहाँ यहाँ पे होता है, इसका तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, इसका तो कोई इशू नहीं है जानी, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। अब आ जाओ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पे, ईओएम पे, कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या हुआ है। नहीं मुबशिर, बिल्कुल नहीं। अदर मैटर में क्यों आएगा? वेरी गुड, तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे जानी, ये बताओ मेरे को दस्ती। वेरी गुड। अच्छा तो क्या आप लोग मुझे ये लिख के दे सकते हो इसके अंदर, क्या आप लोग मुझे ये लिख के दे सकते हो इसके अंदर कि ये जो ओमिजन है, if disclosures are not given it constitutes a misstatement hence shall be mentioned in the, अरे यार दिल ले गया भाई गौतम, वेरी गुड यार, बेहतरीन। क्या जवाब दिया है उसने? बोला फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एम्फेसिस ऑफ मैटर अ मैटर शुड बी एप्रोप्रिएटली एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ऐसा ही है जानी, जो कि यहाँ पे तो नहीं हुआ हुआ, जो कि यहाँ पे तो नहीं हुआ हुआ। तो क्या ये मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अच्छा मैंने आपको एक लाइन सिखाई थी अंग्रेजी, किसी ने बोल दी ना मजा आ जाएगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करके मैं बोलता था। हाँ जी, कुछ बोला करता था मैं क्लास में, सब्स्टिट्यूट वाली बात याद है? डिस्क्लोजर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, नो। अच्छा वो भी सही है, वो भी बोलता था मैं, पर क्या मैं कह सकता हूं कि एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, ऐसा है? एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। वेरी गुड, ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे यही तो कर रहा है, यही पता है कर क्या रहा है, एक मिस स्टेटमेंट है उसको डिस्क्लोज कर रहा है। ओ भाई वो बोल रहा है कि वो डिस्क्लोजर ओमिटेड है, देखो उसने लिखा भी है, देखो लिखा भी है, we draw attention to note 2 of the financial statement which describe the early adoption, however due to time limitation certain disclosures जो है required by IFRS जो है वो omit हो गए। तो उसने क्या किया है, उसी लाइन से एक सवाल बना दिया है, उसी लाइन से एक सवाल बना दिया है कि डिस्क्लोजर्स को ओमिट कर दिया। तो भाई मेरा कहने का मतलब है, डिस्क्लोजर की ओमिशन क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर में बतानी चाहिए या उससे ओपिनियन मॉडिफाई करके बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में बतानी चाहिए? जल्दी, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में बतानी चाहिए ना, ऐसा है? ऐसा है जानी? वेरी गुड। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये होगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट करूं, अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट करूं 0.5,
emphasis of matter is given when matter is appropriately disclosed in the financial statements and it is fundamental to the user's understanding of financial statements. ऐसा ही है. Here early application is considered to be fundamental. Here application is considered to be fundamental for users understanding of financial statement. However, हाँ भाई, however के बाद क्या लिखना चाहिए हमें? However, matter is not adequately disclosed in the FS. हाँ भाई, क्या लिखूं उसके आगे? मैटर इज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन एफएस, तो फिर क्या कहलाएगी ये? हाँ भाई, जल्दी बता दो. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिसस्टेटमेंट. वेरी गुड. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिसस्टेटमेंट. नहीं, स्कोप लिमिटेशन नहीं अमार. देखो, मुझे पता है ना कि कौन से डिस्क्लोजर मिसिंग है. आईएफआरएस ने तो मुझे बताया हुआ है ना. सारे बच्चे बताओ, आईएफआरएस ने तो मुझे बताया हुआ है ना ये डिस्क्लोजर जाने. तो जो डिस्क्लोजर नहीं है वो मुझे पता है, तो वो तो मिस स्टेटमेंट हो गई. ऐसा ही है. मुझे यही नहीं पता होता ना कि क्या गलती है, तो अलग बात है. दिस कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट एंड हेंस शुड बी रिपोर्टेड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन सेक्शन इंस्टेड ऑफ. हाँ जी, इंस्टेड ऑफ ईओएम. अब देखो समा कैसे बनाया मैंने. तो ऑब्वियसली वो कर करके फॉर्म में ड्राफ्टिंग हो जाती है. आप भी अभी प्रैक्टिस करेंगे, सही हो जाएगा. पर ये देखो लिखा कैसे है. एम्फेसिस ऑफ मैटर कब दिया जाता था? कोई आपके पास आया यार, ये करके लाया हूं मैं. यहाँ पे जो असलम भाई ये ढोक के लाए रिपोर्ट पूरी आपको दे दी भाई, देखो कि क्या करना है. आप बोल रहे हो कि भाई एम्फेसिस ऑफ मैटर तब दिया जाता है जब वो मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है. मैं मानता हूं कि अर्ली एप्लीकेशन कंसिडर की जाती है कि वो यूजर की एफएस की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, ये भी मान लिया. पर मसला ये है कि उसमें सर्टेन डिस्क्लोजर्स मिसिंग है, जो हमारे लिए क्या कहलाती है? लिख के बताओ, जो हमारे लिए क्या कहलाती है जल्दी से. क्या कहलाती है जानी? मिस स्टेटमेंट कहलाती है. ऐसा ही है. तो जानी जब वो मिस स्टेटमेंट कहलाती है तो मुझे एक बात बताओ, उसको यहां आना चाहिए बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में. हाँ, खैर हो गई हमारा. अच्छा देखो, टाइम लिमिटेशन की वजह से अगर वो डिस्क्लोजर नहीं दे पाए ना, तो ये उसकी स्कोप लिमिटेशन. सब बताओ मुझे बच्चों, भाई टाइम लिमिटेशन की वजह से डिस्क्लोजर देना जिम्मेदारी हमारी है मैनेजमेंट की है? जल्दी बताओ. मैनेजमेंट की है ना. अब मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर देने चाहिए. उसने नहीं. स्कोप लिमिटेशन पता है कब होती है? हाँ बच्चों बताओ, स्कोप लिमिटेशन कब होती है? जब मसला उसका हो या हमारा हो? हमारा हो. वेरी गुड. ऑडिटर के ऊपर होती है. सही है. हो गया अंडरस्टूड. ओके जी. हाँ भाई, अच्छा था ये. वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. ओके जी. अच्छा, फैजान कह रहे हैं पॉइंट नंबर 4 बता दें सर. अभी बता देते हैं. हाँ, घुमाया ना एग्जामिनर ने. चलें जी, पॉइंट नंबर 4 बता देते हैं आपको. हेयर इन एडवर्स ओपिनियन सेक्शन प्रोसीजर परफॉर्म. देखो यार, हम प्रोसीजर जब भी परफॉर्म करने का लिखते हैं वो कब लिखते हैं? जब हम की ऑडिट मैटर देते हैं ना. ऐसा ही है जानी फैजान. तो यहाँ पे उसने बताया हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया. हम कभी भी इस पैराग्राफ में प्रोसीजर परफॉर्म नहीं बताते. हम यहाँ पे सिर्फ ये बताते हैं मसला क्या था. दैट है. वो तो की ऑडिट मैटर में बताते हैं कि ये हम समझते हैं सिग्निफिकेंट मैटर है, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है. हम आपको बता रहे हैं इस पे काम ये हुआ था.
सेट जानी, आ जाओ अगले सवाल पे। एक मिनट में आपके लिए सवाल निकाल लूं। ये आ गया आपके पास अगला सवाल। दिल की तसल्ली वाला क्वेश्चन करा दूं? अरे तो फिर आप लोग तैयारी कैसे करोगे? अभी तो रिपोर्ट, आप अभी तो पहला सेशन है ना रिपोर्ट का आज, तो आप फिर अब जाके तैयारी करेंगे अच्छे से। चलें जी, स्क्रीन पे सवाल आ गया जानिए आप लोगों की। ओके, अब इस सवाल में रीड कर लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है भाई। अच्छा भाई, कहना ये चाह रहा है, एवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड ड्राफ्ट द मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड बुलेट, अगर मॉडिफिकेशन आपको लगती है तो डालना। फॉर इंक्लूजन इन द रिपोर्ट यू में अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। देखो लिखने का तरीका होगा, पहले आप इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन लिखेंगे अंग्रेजी में, और फिर अपना कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड भी मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट करनी है अगर तो बनती है, सही है जी। और फिर नेसेसरी डिटेल अज्यूम कर सकते हैं कि किसी भी तरीके की हो सकती है, सही है, जो आप अज्यूम करना चाहें। अच्छा भाई, यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ नवीद लिमिटेड, आर लिस्टेड कंपनी, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी। Significant matters concerning the audit include classification of certain debts as long term. भाई significant matters हैं concerning the audit include classification of certain debts as long term. That debt covenants of the loan have been breached, but subsequent to the year end, banks have confirmed verbally that they will not demand immediate repayment. सही है जी, बैंक ने कंफर्म किया है ईयर एंड के बाद कि वो इमीडिएटली रीपेमेंट नहीं मानेंगे, सही है जी। और उसने क्लासिफिकेशन का मसला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि डेट लॉन्ग टर्म में रखा हुआ है और डेट कोवेनेंट ब्रीच हो चुके हैं। दो बातें लिख के बताओ मुझे, दो बातें। पहली बात क्या है, डेट कोवेनेंट्स क्या हो चुके हैं? ब्रीच हो चुके हैं। उसने डेट को कहां रखा हुआ है? डेट को कहां रखा हुआ है, जल्दी बताओ, बता दो यार, डेट को कहां रखा हुआ है? लॉन्ग टर्म में। तो आप सोचें, परखें, समझें और फिर मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए। सोचें सोचें, लिखें, पूरा लिख के बताएं मुझे। मैं अगर आपको एक हिंट दूं, मुझे लगता है कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट का भी सवाल है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट का भी सवाल है? तो आपने इसमें सब्सिक्वेंट इवेंट का भी लिखना है, सब्सिक्वेंट इवेंट का भी लिखना है। अच्छा जी, दो और, द कंपनी हैज क्लासिफाइड सर्टेन डेट्स एज लॉन्ग टर्म डेट्स एंड डेट कोवेनेंट्स हैव बीन ब्रीच्ड मैटर along with going concern others will give material uncertainty subsequent verbal confirmation. Okay, loan covenants have breached as debt covenant breach going concern. अच्छा, एक आपको बात बताऊं सारे बच्चों, मेरी बात सुनो एक मिनट, इधर फोकस होके मेरी आंखों में देखो और मुझे एक बात बताओ। तुम सब, अगले पेज पे ले जाता हूँ इसको, सही है जी। इधर देखो जी, वेरी गुड असरा, अभी तक असरा ने ही सही बताया है। इधर मेरी बात सुनो, क्या आप ये बात मानते हो कि इवेल्युएटिंग दी सिचुएशन, सही है जी, ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स बिफोर ईयर एंड as per terms of loan
एग्रीमेंट, सही जी भाई, ब्रीच हुआ है ना, किस चीज का ब्रीच हुआ है? डेट कोवेनेंट्स का। बिफोर ईयर एंड एज पर टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट मेक्स ऑल द डेट immediately payable, hence should be classified as a current liability। पहले बताओ ये बात क्लियर है? breach of debt covenant before year and as per terms of loan agreement makes all the debt payable immediately and should be classified as a current liability। सही है। verbal communication, ये किसी बच्चे ने लिखा भी था, verbal communication after the year end has no substance, could not be relied upon and is considered to be a non-adjusting event, even if the confirmation would have been in written। भाई मुझे आप एक बात बताओ कि अगर वो कंफर्मेशन लिख के भी दे देता, चलो लिख के भी दे देता मेरे भाई, अगर वो लिख के भी दे देता, तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर वो लिख के भी दे दे तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, प्लीज सुनिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तब भी ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? क्योंकि ईयर एंड पे तो डेट कोवेनेंट्स ब्रीच्ड है ना। ये कंडीशन सही भी कब होती? ईयर एंड के बाद, यानी आपको बैंक वाला अगर अलाउ भी करता तो कब करता जानी? ईयर एंड के बाद। पहले बताओ ये बात समझ आई? मैंने इसलिए पूरा लिख दिया, आपको पूरा लिखने की नीड भी नहीं थी, मैंने बोल दिया verbal communication after a year and has no substance, could not be relied upon and is considered to be a non-adjusting event even if the confirmation would have been in written। पहले बताओ जानी, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये फायदा है अकाउंटिंग ऑडिट के साथ होने का। हाँ जी, ये बात क्लियर है? could not be relied upon। अच्छा, नॉन एडजस्टिंग कैसे, ये कैसे समझा देते हैं? अभी समझा देते हैं, अभी समझा देते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, नॉन एडजस्टिंग ऐसे है कि मैं कह रहा हूं कि मेरा ये है ईयर एंड, सही है जी, इधर रुकना, अभी अभी बताते हैं, अभी बताते हैं आप लोगों को। इधर हमने कहा कि सर मेरे पास ये आ गया इधर, ये जी आपके लिए ये बनाते हैं। ये लैपटॉप हमारा, अच्छा भाई मेरा ईयर एंड क्या, 31 दिसंबर 2022, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ ईयर एंड है मेरा, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं 31 दिसंबर 2022 के ऊपर मेरे डेट कोवेनेंट्स क्या हो चुके हैं? जानी जल्दी बताओ, डेट कोवेनेंट्स क्या हो चुके हैं? ब्रीच हो चुके हैं, ऐसा ही है, ब्रीच हो चुके हैं, ब्रीच्ड। अच्छा, और फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, ये मानते हो? लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, ये तो मानते ही हो, सही है। अच्छा, इसको हम थोड़ा लाल कर देते हैं ताकि आपको दिखे सही तरीके से। हमने कहा ये आ गया, इसको और सजाते हैं, ये नो फिल, ये नो आउटलाइन, सही है भाई, ये ब्रीच हो गया है। लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज, लायबिलिटी की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, सही है, करंट लायबिलिटी होना चाहिए। अच्छा हुआ क्या? हुआ ये कि सर यहां पर आगे जाके, सही है, बैंक कंफर्म्ड verbally that we will extend, सही है जी। इसकी लफाजी देख लेता हूं कि बैंक ने क्या कहा था, बट सब्सिक्वेंटली बैंक हैव कंफर्म वर्बली दैट दे विल नॉट डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट, सही है जी, दैट वी विल नॉट डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट। चलें जी, इसका हम कलर सही कर लेते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्रवाई हुई है कि हम ये करेंगे, लेट से मैं कह रहा हूं ये हुई है
25 जनवरी 2023 को। अब आप मुझे एक बात बताएं, कोई आपसे, एक इंसान आके पूछे आपसे कि भाई मुझे बताओ ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर, साल के आखिर के ऊपर आपको डेट किस्तों में देना था या एक साथ देना था, जल्दी बताओ। ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर कोई आपसे पूछे आके कि आपको ये डेट एक साथ देना था या किस्तों में, आपका जवाब आएगा एक साथ। तो मतलब ब्रीच की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी, ब्रीच की कंडीशन, ऐसा है। अच्छा, ईयर एंड के बाद 25 जनवरी को बैंक ने कहा वर्बली कि हाँ यार, हम हमसे इमीडिएट पेमेंट डिमांड नहीं करते। ये हालात वाकयात कब सही हुए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हालात वाकयात कब सही हुए हैं, ईयर एंड पे या ईयर एंड के बाद? हाँ जी, ईयर एंड के बाद, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, वेरी गुड, ईयर एंड के बाद। अब मुझे एक और बात बताओ, क्या मेरा डेट, क्या मेरा डेट जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, क्या मेरा डेट ईयर एंड के ऊपर करंट में होना चाहिए था या नॉन करंट में? हाँ जी, करंट में, वेरी गुड। तो तभी, तभी तो बच्चों में कह रहा हूं, तभी तो बच्चों में कह रहा हूं, ये इवेंट कौन सा इवेंट है, ये इवेंट कौन सा इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ऐसा ही है। क्योंकि भाई मैं थोड़ी ना जाके पीछे करंट को उठा के नॉन करंट में डाल दूंगा, भाई ईयर एंड पे वो करंट में होना चाहिए था। अगर ये बैंक कंफर्मेशन नहीं देता, नहीं नहीं बेटा गलत कह रहे हो ना, देखो अगर, सब बात सुनो, अगर मुझे एक बात बताओ, बैंक कंफर्मेशन नहीं देता तो वैसे ही मेरे डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हुए हुए थे, ऐसा ही है। बैंक कंफर्मेशन अब्दुल नाफिर, ये तो वैसे ही डेट कोवेनेंट ब्रीच था ना, तो मेरी लायबिलिटी करंट में ही आनी चाहिए थी। मैं तो कह रहा हूं बैंक अगर सब्सिक्वेंटली लिख के भी देते था, तब भी रिपोर्टिंग डेट पे जाकर मैं लायबिलिटी को नॉन करंट में नहीं डालता, वो करंट में ही रहनी चाहिए थी, ऐसा है। तो ये हो गया सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा बच्चों ये बताओ, बात क्लियर है, जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जल्दी सारे बच्चे बताओ, कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। जानी बता दो, क्लियर है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, सब बता दो यार, सबसे पूछ रहा हूं, क्लियर है भाई? ओके। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब आप कह रहे हो अकाउंटिंग के हिसाब से ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, देखो वो ऊपर लिख दिया ना मैंने, ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स बिफोर ईयर एंड एज पर द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट मेक्स ऑल द पेमेंट। सर नेक्स्ट ईयर लॉन्ग में ही आएगा ना लोन, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर आएगा, आसमा बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी एक एक करके, अभी एक एक करके, पहले बताओ ये वाला कहानी समझ आई नॉन एडजस्टिंग की। यहाँ पे आपका आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट टेस्ट हो गया, क्लियर है, ये आपने बता दिया, सेट है जानी, जल्दी बताओ, सेट है? ओके गुड, आगे सुनो। मैंने कहा भाई ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स बिफोर ईयर एंड एज पर द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट मेक्स ऑल द डेट पेएबल इमीडिएटली एंड हेंस शुड बी क्लासिफाइड एज अ करंट लायबिलिटी, लिख दिया हमने। आगे, वर्बल कम्युनिकेशन आफ्टर द ईयर एंड हैज नो सब्सटेंस, could not be relied upon is considered to be a non adjusting event। ये भी बात समझ आ गई कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पीछे जाके मैं अपनी लायबिलिटी को करंट से निकाल के नॉन करंट में नहीं डाल सकता, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इवन इफ, इवन इफ, इवन इफ कंफर्मेशन क्या होती, जल्दी बताओ, लिखा हुआ क्या है मैंने, इवन इफ कंफर्मेशन वुड हैव बीन इन रिटर्न। हाँ भाई, भाई शिवम कह रहे हैं कि सर बैंक लिख के देता, भाई मैंने क्या लिखा हुआ, बैंक अगर लिख के भी देता तब भी कौन सा इवेंट है, जल्दी बताओ बच्चों, तब भी कौन सा इवेंट है ये, तब भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। वेल इवन तो हम डिस्क्लोज कर देंगे कि सब्सिक्वेंटली बैंक ने कंफर्म कर दिया, पर फिर भी मैं लायबिलिटी को करंट में दिखाऊंगा। देखो वो कर क्या रहा है, मैं आपको बताऊं वो कर क्या रहा है, वो कर ये रहा है कि अपनी लायबिलिटीज को करंट की जगह नॉन करंट में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके रेशियोज खराब हो जाएंगे, इस बात को मानते हो? उसके रेशियोज क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ, उसके रेशियोज क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। अब पहले बताओ कहानी समझ आ गई? हाँ जी, कहानी समझ आ गई। चलें अब आगे लिखते हैं, अब आगे लिखते हैं जानी, अब आगे लिखते हैं, सही है। अच्छा भाई, अब इसको आगे लिख सकते हैं।
since the management has classified loan in non-current liabilities, so this constitutes, हाँ भाई, this constitutes a, क्या होगी ये, मिसस्टेटमेंट। ऐसा है भाई, मिसस्टेटमेंट कहलाएगी। जल्दी बताओ जानी। कितने लोगों ने ये लिखा था, जल्दी बताओ कितने लोगों ने ये लिखा था कि ये आएगा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न में। जल्दी बताओ कितने लोगों ने लिखा था, अल्लाह की कसम है तुम्हें, जल्दी बताओ कितने लोगों ने लिखा था। वेरी गुड। अब सुनो, अब सुनो, नहीं लिखना चाहिए ना, नहीं लिखना चाहिए, रीजन बता रहा हूँ, सुनो। लिखना इसलिए नहीं चाहिए, आपको याद है, आपको याद है, सुनो आप देखो, अब यही तो करेक्ट करने आया हूँ, यही तो सिखाने आया हूँ। आपको याद है, मैं चुन के सवाल लाया हूँ आप लोगों के लिए, कंफ्यूज करो ताकि। सुनो, आपको याद है मैंने आपको मटीरियल अनसर्टेनिटी में बताया था कि मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ तब आएगा जब वो ओपिनियन के रिलेटेड ना हो। याद है मैंने कितनी एग्जांपल्स दी थी, शुरू शुरू में बताया था कि अगर जो मैटर ऊपर आएगा तो वो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि वो फिर कौन सा मैटर है, मिस स्टेटमेंट का है। ऐसा है, कंडीशन थी कि उस मैटर की वजह से आपका ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा हो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसकी वजह से मेरा ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है, यस और नो? जल्दी बताओ, क्या इसकी वजह से मेरा ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है? तो ये सारी कहानी मैं कहां बताऊंगा, ये सारी कहानी मैं कहां बताऊंगा, जल्दी बताओ। हाँ भाई, कहां बताऊंगा? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में, या बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन में? वेरी गुड। ऐसा है भाई, तो हमने कहा हम यहां पे लिखेंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। अच्छा भाई, तो हमने ये कहा यहां पर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी, अच्छा उसने यही बोला था ना, उसने यही बोला था ना। अच्छा, अस्मा पूछ रही है कि सर गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? भाई आप लोग बताओ, क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी का गोइंग का पैरा आएगा? जल्दी बताओ, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग का पैरा आएगा? हाँ भाई, क्यों, क्यों नहीं आएगा? वेरी गुड गौतम, रिपीटेशन हो जाएगी। अस्मा क्लियर है? अस्मा क्लियर है, रिपीटेशन हो जाएगी ना, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लेंगे। सही है। अच्छा जी, तो सर अब हम इसको लेके चलते हैं। मैं वैसे ही ओपिनियन ड्राफ्ट करने को कहा था ना, उसने ओपिनियन ड्राफ्ट करने को कहा था, ओपिनियन। अच्छा, वेरी गुड, एक और चीज, जल्दी सुनो 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 सुनो। ऐसा पूछे कैम आएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी बताओ कैम आएगा? जल्दी बताओ, सोच के बताओ, कैम आएगा? कैम। वेरी गुड, मुबशिर कह रहे हैं नहीं, अब्दुल नाफिर कह रहे हैं नहीं। वेरी गुड, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिर वहां एक्सप्लेन कर चुके हो। और याद है, एक चीज याद करो, एक चीज याद करो, कैम में मैं क्या लिखता हूँ? हाँ सुने सुने मेरी बात, कैम में मैं क्या लिखता हूँ जब मॉडिफिकेशन होती है, तो मैं क्या कहता हूँ? इन एडिशन टू द मैटर्स, इन एडिशन टू द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। याद आ रहा है? जल्दी बताओ, याद आ रहा है? लिखता हूं ना मैं, इन एडिशन टू द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन, लिखता हूं मैं ये। ऐसा है जानी? तो जो चीज वहां आ गई वो उसी वजह से कैम में नहीं आ सकती। ऐसा है? हाँ जी पप्पू, ऐसा है ना? ओके जी, बेहतरीन है। अच्छा भाई, ड्यूरिंग द ईयर हम लिख रहे हैं अभी, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज ब्रीच्ड इट्स डेट कोवेनेंट्स which resulted in debt becoming due immediately. And as per IS 1, it should be classified as a
current liability. However, management has classified it as a non-current liability. और मैनेजमेंट का वर्ड यूज नहीं करें. However, it has been classified as a non-current liability. ऐसा ही है. If it would have been classified as a current liability, current liabilities would have been increased by rupees this, and non-current liabilities would have been decreased by rupees this. पहले बताओ बात क्लियर है. अब मेरे पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया. ये बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, मैंने मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट की है. एक्सेप्ट फॉर द तो मैं लिख दूंगा ना, पर मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट करने का मतलब है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन बताओ. जानी बताओ बात क्लियर है. हाँ जी. तो हमने यहां पर ये लिख दिया. हाँ भाई, अब बताओ सवालों की नौयत मजे की है. बेहतरीन हो गया. अब रिवाइज हुआ. देखो मैं कितनी बार कहता हूँ जानी, मैं कितनी बार कहता हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई करना है. द मोर यू विल अप्लाई द मोर यू विल बी परफेक्ट. अभी कैंप पे भी आते हैं दादा, टेंशन क्यों ले रहे हो जानी. हाँ पहला घुमाया ना, बिल्कुल. अच्छा मैं जरा यहाँ पे ले आऊँ आपके वन नोट पे. कसम से याद किया था पर दिमाग घूम गया. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली सारे बच्चों आपके लिए ही कर रहा हूँ ना मैं. अगर आपने याद भी किया हुआ हो बेहतरीन, अगर अप्लाई नहीं किया हुआ हो तो क्या रिस्क है. जल्दी बताओ क्या रिस्क है जानी. अभी अभी सारे आपके लिए मैं यही कॉपी पेस्ट कर रहा था. आपको पूरा ये क्वेश्चन और वर्किंग शीट दोनों दे रहा हूँ. हाँ जी. तो फिर मुझे एक बात बताओ. हाँ रिस्क टू अपीयर अगेन, पर आपने नहीं होना, हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे. हाँ जी. नहीं बताओ कल एक और रखें. हाँ हाँ, रिस्क इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट. बताओ कल एक और रखें रिपोर्ट पे. खतरनाक. सही है. बस डन हो गया जानी. कल और रखते हैं. चलें जी, थैंक यू. अच्छे से तैयार करके आना, अपलोड करवा देता हूँ मैं. अच्छे से तैयार करके आना, वापस से देख के आना, चीजें रीड करके आना, फिर से हम करते हैं. सेट है. चलें जी, ओके. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज.